शोपियां में लगातार दूसरे दिन हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। एक दिन पहले शोपियां के रेबन इलाके में हुई मुठभेड़ में भी हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी मारे गए थे, जिनमें एक टॉप कमांडर शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते में घाटी में आतंकियों को ढेर करने के लिए 9 बड़े अभियान चलाए गए, जिनमें 22 आतंकियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली। इन 22 आतंकियों में कुछ बड़े आतंकी भी शामिल हैं। मारे गए 22 आतंकियों में 18 आतंकी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अवंतीपुरा के रहने वाले थे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उन 2 फैसलों पर रोक लगा दी, जिनमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के ही टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था। एक दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार और वहां के निजी अस्पतालों में दूसरे राज्यों के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा और बाहर से आने वालों को इलाज कराने के लिए दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में जाना होगा। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने एसिम्प्टोमेटिक यानी ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराने के दिल्ली सरकार के फैसले को भी पलट दिया। ये दोनों फैसले उन्होंने DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष की हैसियत से लिए हैं। बताया ये भी गया कि ये आपदा का समय है और उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो DDMA के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार के फैसलों को भी पलट सकते हैं। लेकिन उपराज्यपाल का अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रखने के फैसले को पलटना दिल्ली सरकार को नागवार गुजरा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बहाने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके LG पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है तो? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसला बदलने पर सीएम केजरीवाल ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि LG साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी ने एक दिन पहले लिए गए दिल्ली सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उस पर LG की रोक का स्वागत किया। दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका भी इलाज हो और दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आकर रुका है, बीमार हो जाए, तो उसको कोई भी डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। ये अच्छा फैसला है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को सही बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सही फैसला है। कोई भी भारतीय कहीं का भी पेशेंट है, किसी भी भारत के हिस्से से आता है, हॉस्पिटल्स उसको वापस नहीं कर सकते। उनका इलाज करना हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं जो आकर यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलटने पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बीजेपी ने तारीफ की। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल के फैसले की सराहना की। गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा अन्य राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए LG का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद राजधानी से लगी सीमाओं को खोल दिया गया। इस फैसले के बाद अब पड़ोसी राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन को मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, जिसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिखा। सीमाएं खुलने के बाद पिछले कई दिनों से जैम से जूझ रहे लोगों को राहत मिल गई। जो चेकिंग चल रही थी वो चेकिंग अब नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसा आदेश यहाँ पर दे दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, लेकिन सड़क पे अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भी बिना किसी जांच और मंजूरी के गाड़ियों को राजधानी में घुसने दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज जो सरकार के आदेश थे उसके बाद इस बॉर्डर को खोला है, ताकि जो ट्रैफिक दिल्ली को जाने वाला हो वो स्मूथ हो सके। दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में सीमाओं को बंद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया। लेकिन कॉमन पास पर कोई रास्ता निकलने से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सीमाओं पर लगी पाबंदी हटा ली।
इस फैसले के बाद सरकार ने यह भी कहा कि वो इस बात पर अब भी कायम है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी, जिसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि दिल्ली में फिर से सीमाओं पर सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी सीमाओं को यह कहते हुए सील किया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए सीमाओं को खोल दिया और बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गई। अब स्थिति वैसी ही है जैसी एक हफ्ते पहले थी। सीमाओं पर दिल्ली की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में सीमाओं पर सख्ती अब भी बरकरार है। मतलब बिना पास के दिल्ली के लोगों के लिए गाजियाबाद और नोएडा जाना अब भी मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो डीएनडी वाला रास्ता है, उस पर तो एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी दिखी। जो भी व्यक्ति अगर नोएडा में एंट्री करना चाहता है तो उसे जिस तरीके से पहले इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास दिखाना होता था, वैसे ही पास मांगा जा रहा है। और अगर पास नहीं है तो आपको इस तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेज दिया कह रहे पास नहीं है तो जा नहीं सकते हैं बिना पास के, पर पास बनेगा नोएडा में, नोएडा ये जाने नहीं देंगे। कहाँ जाना था? मुझे नोएडा जाना था सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? वापस भेजनी है, बगैर पास के मैं नहीं जाने दूंगा। डीएनडी की तरह दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज वाले रास्ते पर भी लोगों को जैम से जूझना पड़ा। यहाँ से सर पैदल आते हैं, फिर आगे जाकर हमारी गाड़ी मिल जाती है। फिर गाड़ी कितने किलोमीटर पैदल चलना है डेली? यही सर 1.5-2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना है। नोएडा की तरह दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को गाजियाबाद में एंट्री मिल पाई जिनके पास मंजूरी थी। जिसके पास होगा उसी को जाने की इजाजत है और जिसके पास नहीं होगा उसे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। हरियाणा ने तो सीमाओं को एक हफ्ते पहले ही खोल दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जिले दिल्ली के पास हैं, वहां पुलिस की सख्ती अब भी है, जिसकी वजह से लोग कॉमन पास को जरूरी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया था, जो पूरा होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। आज उनका टेस्ट करवाया जाएगा। तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री की सभी मीटिंग्स रद्द कर दी गई है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, यानी वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों को छूट मिलने के साथ ही मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। अनलॉक 1 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कुछ निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दी, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से दफ्तर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कुछ वैसा ही दिखा जैसे लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी तो कई लोग सड़क किनारे बसों का इंतजार करते नजर आए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा। इसी हाईवे से होते हुए पालघर और ठाणे के सैकड़ों लोग रोजाना नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हैं, इसलिए निजी दफ्तरों को छूट मिलने के बाद वहां गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाड के इलाके में और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियाँ हैं वो से जो उतर रही गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेंग रही हैं। इसके अलावा मुंबई के मुलुंड इलाके में भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ की वजह से कई लोग वहां घंटों जैम में फंसे रहे। अभिनेता सोनू सूद के मजदूरों की मदद करने पर सवाल उठाने के मामले में शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। एक दिन पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी नेता संजय राउत ने इस मामले को सियासत से जोड़ दिया था और सवाल पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद को एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलाने की इजाजत किसने दी, जिसके बाद पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और मामले को शांत करने के लिए रात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में सोनू सूद से मुलाकात की। बैठक में कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस पूरे विवाद में शिवसेना के बैकफुट पर आते ही उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख मध्यस्थता के लिए आगे आए और सोनू सूद उन्हीं के साथ मातोश्री पहुंचे। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद जब सोनू सूद बाहर आए तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने का दावा किया और दो टूक कहा कि वो आगे भी मजदूरों की मदद करते रहेंगे। जिनको हमारी जरूरत है हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। हालांकि जब उनसे संजय राउत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात टाल दी। थैंक यू दादा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। जिसके बाद संजय राउत के तेवर भी बदले नजर आए और उन्होंने इस मामले में न्यूज़ 18 के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सर मुलाकात पे कुछ बोलेंगे?
सर कुछ तो बोल दीजिए। हालांकि जिस समय मातोश्री में उद्धव ठाकरे और सोनू सूद की मुलाकात हुई, उस समय संजय राउत ने एक ट्वीट किया और इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने शिवसेना को घेरने का मौका नहीं छोड़ा और संजय राउत के हमले के बाद सीएम के सोनू सूद से मिलने पर सवाल उठा दिया। जब सोनू सूद उनके निवास पर है, उसी समय शिवसेना के नेता सोनू सूद को नीचा दिखाने के लिए टिप्पणी करते हैं। ये कैसा दोगलापन है। जबकि इस मामले में मध्यस्थता करने वाले और कांग्रेस के कोटे से उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने पूरे विवाद को बेबुनियाद ठहराया। ऐसी कोई ये नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मीडिया ने उसको अनप्रोपोर्शनली उठा दिया था, उसको जो है खत्म करने का काम किया। मेरे ख्याल से सोनू सूद एक अच्छा इंसान है। इस बीच इस मामले में सोनू सूद ने एक बार फिर से बयान दिया और ये साफ कर दिया कि उनका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और वो केवल लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका काफी सपोर्ट भी मिला है बीजेपी की तरफ, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को किसी से नहीं। आई थिंक एवरीवन फ्रॉम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी, एवरीवन हैज सपोर्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो फॉर सपोर्टिंग अस। दिल्ली में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने और उन पर निगरानी के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत दिल्ली में मौजूद 68 निजी अस्पतालों में सरकार की तरफ से एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा, जो अस्पताल में आने वाले कोरोना मरीजों में लक्षण देखने के बाद ये तय करेगा कि मरीज को भर्ती किया जाएगा या नहीं। निजी अस्पतालों में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की तैनात करने की ये जिम्मेदारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों को सौंपी। आरोप है कि निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी भर्ती किया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार के तय नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा निजी अस्पतालों पर कोरोना के मरीजों को भर्ती करने, इलाज देने, टेस्ट करने और डिस्चार्ज करने में मनमानी के भी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता संजय झा ने एक लेख के जरिए अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाया। संजय झा ने दावा किया कि नेतृत्व की कमी की वजह से पार्टी कोरोना संकट के दौरान कोई मुद्दा तैयार नहीं कर पाई। संजय झा ने कुछ चुनावों में मिली हार से कोई सबक नहीं लेने का आरोप भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाया। आज हमारी पार्टी पर यदि लोगों का भरोसा कम हो चुका है तो इसका कारण क्या है और इसका एक तरीके से समाधान क्या है, इसका सुलझन क्या है, इन सब चीजों पर बातचीत भी नहीं। ए के एंटनी रिपोर्ट के बारे में बहुत चर्चा होती है। ए के एंटनी रिपोर्ट आप पूछ लीजिए कितने कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने पूरे रिपोर्ट को पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो उसके बारे में हमने किया क्या। देखिए यही सब प्रश्न है। मैं समझता हूं कि मैंने ऐसे मुद्दों को उठाया है। वही कांग्रेस के नेता संजय निरुपम अपनी पार्टी के प्रवक्ता संजय झा के बयान से सहमत दिखे और उन्होंने संजय झा के सवालों को पार्टी की आलोचना मानने से इनकार किया। संजय निरुपम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संजय झा के उठाए सवालों पर ध्यान देने की अपील की। तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। अगर इन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर इसकी तरफ पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे हाईकमान के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के भीतर की इस हलचल ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस में हाईकमान कल्चर होने का आरोप लगाया और पार्टी को इससे सबक लेने की नसीहत दी। संजय झा का ये कहना कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, दिल्ली से ही सब कुछ होता है, हाईकमान कल्चर है, एकदम सही है। जो बातें देश में मीडिया के जरिए और विपक्षी दल के जरिए कही जाती थी, उस घुटन को कांग्रेस के अंदर उनके तर्जमान, उनके प्रवक्ता, उनके स्पोक्सपर्सन भी महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अपने समर्थकों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे, मगर आरोप है कि कमल पटेल ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया और ना ही उनके समर्थकों ने मंदिर के अंदर दर्शन के दौरान एक दूसरे से जरूरी दूरी का ख्याल रखा। ये सभी लोग एक दूसरे के पास पास खड़े नजर आए। हालांकि इस दौरान उनके मुंह मास्क से ढके दिखे। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद महाकाल मंदिर को भी देश के बाकी मंदिरों की तरह ही नए नियमों के तहत श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद ही मंत्री कमल पटेल अपने समर्थकों के साथ दर्शन के लिए वहां पहुंचे, मगर मंदिर के अंदर वो नियमों की अनदेखी के आरोप में घिर गए। भारत के नौजवान बहुत मेहनती है, परिश्रमी है और अपना खून पसीना बहाते हैं, इसलिए कोरोना का असर इनके ऊपर होने वाला नहीं है। जिस वक्त मंत्री कमल पटेल मंदिर पहुंचे, वहां पर कई श्रद्धालु भी महाकाल की पूजा करते दिखाई दिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कोरोना के खतरे को देखते हुए 10 अप्रैल को ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया था।
लेकिन 2 महीने बाद पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ती नजर आईं। कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले, हालांकि अब भी उनके चेहरों पर मास्क नजर आए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दफ्तरों में भी पहले की ही तरह कामकाज शुरू हो गया, जिसके बाद कर्मचारी अपने काम पर लौटते दिखे। Tapi banyak harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk karyawan dan staf yang bihar. वहां की मेट्रो ट्रेन को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया और उनका तापमान मापकर ही स्टेशन के अंदर उन्हें जाने दिया गया। बाजारों में भी रौनक लौट आई और वहां की दुकानें पहले की तरह खुली दिखाई दी। Ada rasa khawatir sih, belum bisa sepenuhnya bebas ya खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों का मुफ्त कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया। एक पुल के नीचे डॉक्टरों की कई टीमें कोरोना की जांच करने के लिए लोगों के सैंपल लेती नजर आईं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में एक जगह जमा लोगों को हटाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। लेकिन इसके बाद भी शहर के आनंद नगर इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस की एक टीम ने लोगों को हटाना शुरू किया और इसी बात से नाराज लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क के किनारे से पत्थर उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकते दिखाई दिए, जबकि कई लोग सड़क पर भागते नजर आए। बाद में हालात हाथ से निकलते देख पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और पथराव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस घटना से पहले सड़क किनारे महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में शामिल ज्यादातर महिलाएं कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने की जरूरत नहीं समझी। पथराव और बवाल के बाद की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें सड़क पर प्लास्टिक की टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी, जबकि एक स्कूटर सड़क के किनारे गड्ढे में गिरा नजर आया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 6 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो सड़क पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने बदमाश के पास से एक ट्रक, 4 तमंचे और लूट का सामान बरामद किया। इन बदमाशों के नाम फिरोज नाम का इन बदमाशों में भी एक शख्स शामिल है, जिस पर हमले से कई मामले उसके दर्ज थे। हम लोग सतर्क थे। यहाँ की पुलिस आज भी चेकिंग कर रही थी। एक ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, पुलिस को शक हुआ, चेक करने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ से भगा लिया। पुलिस पार्टी ने पीछा किया। देख रहे हैं जारचा रोड पर पेरीफोरल रोड के नीचे, जहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने उतर करके पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी फायर में 6 बदमाश घायल हुए, 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है। अमित शाह के बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान करने के बाद विपक्षी गठबंधन की फूट सामने आ गई। वहां महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं बन पाई, जबकि बीजेपी ने एक दिन पहले हुई अपनी वर्चुअल रैली में इस पर खुलकर बात की थी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैली को संबोधित करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव है, मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी ने जैसे ही बिहार में नीतीश को एनडीए का नेता बताया, आरजेडी ने यह ऐलान कर दिया कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। लेकिन महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां तेजस्वी को अपना नेता मानने पर पसुपेश में नजर आईं। महागठबंधन के अंदर 5 घटक दल हैं। हमने कभी उनके नाम का विरोध नहीं किया है, हमने किसी के भी नाम का विरोध नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के चेहरा बनेंगे, उसका कोई तरीका तो होगा। जितन राम मांझी की पार्टी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने तो खुलकर इसका विरोध किया और ये साफ कर दिया कि तेजस्वी पर आम राय बनना अभी बाकी है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ तानाशाह नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि हमारा नेता कौन होगा। पोलैंड में आए एक ताकतवर तूफान ने वहां कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। मध्य और दक्षिणी पोलैंड में कुछ इलाके इस तूफान की चपेट में आए, जहां तेज हवाओं की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के मकानों के छत उड़ गए, कई मकान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तेज हवाओं की वजह से बिजली सप्लाई पर भी पूरा
असर पड़ रहा है और इस एक बड़े इलाके की बिजली ठप हो गई है। तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। तूफान के बाद राहत बचाव के लोग भी वहां पहुंचे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बल ने हाईवे पर आईईडी बरामद की है। आपको बता दें, सुरक्षा बल ने कश्मीर घाटी में तलाशी अभियान इसी के साथ तेज कर दिया है और इसी के तहत उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले से एक आईईडी भी बरामद की गई है, जिसे बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर लगाया गया था। जिस हाईवे पर आईईडी मिली है उस रास्ते पर सेना की गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहती है। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन में आतंकियों की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल के ऑपरेशन ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए, क्योंकि 24 घंटे पहले ही हिज़्ब के 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में विदेशी निवेश की 7वीं बड़ी डील हुई। रिलायंस की तरफ से जानकारी दी गई कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया, जिसके बाद एडीआईए को जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.6% हिस्सेदारी दी जाएगी। इससे 2 दिन पहले ही अबू धाबी की मुबादला ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था, जबकि जियो में पहले ही निवेश कर चुकी सिल्वर लेक ने करीब 4,500 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से जुड़ी डील की। बीते 7 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में विदेशी निवेश से जुड़ी 8 डील की खबरें आई, जिनके जरिए जियो में 97,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। इन कंपनियों को जियो में करीब 21% की हिस्सेदारी दी गई। सोनू सूद की तारीफ से जुड़ा एक गाना वायरल हो गया। बिग बॉस में हिस्सा ले चुके गायक दीपक ठाकुर ने सोनू सूद की तारीफ में एक गाना गाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोई किसी का सगा ना, कोई किसी का सगा ना, पर तुम थे मौजूद। कोरोना वायरस संकट के बीच यूपी के मेरठ में कुछ लोगों ने जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें बांटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया। इस अस्पताल पर इलाज के बचे हुए पैसे नहीं चुकाने पर एक बुजुर्ग मरीज को बंधक बनाने का आरोप लगा था। गुजरात के राजकोट में एक फ्लाईओवर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ये फ्लाईओवर काफी पुराना था, जिसकी दीवार की हालत बेहद खराब होने की वजह से वो ढह गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से ट्रैफिक गुजरता दिखा। तभी फ्लाईओवर के पास से एक ट्रक निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद दीवार गिर गई। इस ट्रक के पीछे 2 लोग अलग अलग स्कूटर से जाते दिखे, जिन पर ये दीवार गिरी। ये लोग दीवार के मलबे में दब गए। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग उन्हें मलबे से निकालने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लॉकडाउन के दौरान कानपुर में निर्मल दिखने वाली गंगा फिर से मैली होने लगी। बताया गया कि इसकी वजह लॉकडाउन के बाद खुल चुके कारखाने हैं, जिनका गंदा पानी फिर से सीधे गंगा में गिरने लगा। लोगों का आरोप है कि गंगा के प्रदूषण की वजह अधिकारियों की लापरवाही है और इसी लापरवाही की तस्वीर कानपुर के इस गंदे नाले में दिखी, जिसका पानी सीधे गंगा में गिरता नजर आया। कारखानों के खुलते ही बंद पड़े नालों की रफ्तार तेज हो गई और सीवेज पंपिंग स्टेशन की मोटर खराब होने से नाले के पानी की सफाई का काम ठप पड़ गया। पंपिंग स्टेशन के कर्मचारी ने दावा किया कि अधिकारियों को हालात की जानकारी होने के बावजूद मरम्मत का काम नहीं हुआ। हम क्या करें बताओ, हम क्या रोक लेंगे क्या उसको हाथ से? ये तो उनका काम है ना, उनकी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हर पल मैली होती गंगा से श्रद्धालु आहत नजर आए। लॉकडाउन अभी ये खुला है, उसके बाद से फिर से गंदे नाले का पानी इसमें जा रहा है और स्नान करने योग्य नहीं बचा है। इसमें बहुत गंदगी हो गई है सर। इसमें कोरोना की आहट के बाद कानपुर ठप पड़ा तो अचानक गंगा कल बहने लगी, लेकिन अब गंगा के बदलते रंग ने मेयर को बड़ा बयान देने के लिए मजबूर कर दिया। गंगा को मैं मैली नहीं होने दूं, चाहे उसके लिए मुझे अपने जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। टिकटॉक पर बने डांस के एक वीडियो में सुर्खियों में आए जोधपुर के स्ट्रीट डांसर युवराज को रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर 1 विजेता घोषित किया गया। शो के होस्ट वरुण धवन ने उनके विनर होने का ऐलान किया, जिसके बाद अब युवराज को इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लॉकडाउन के दौरान रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर 1 शुरू किया गया था। वरुण धवन इसके होस्ट थे। युवराज ने अपने मकान की छत पर बगैर किसी कोचिंग के डांस करना सीखा है। बाबा जाके
Jackson. मुझे पता है कि इस वक्त हम सब अपने घर पे हैं. I can't come and congratulate you in person. पर ये मेरा पहला शो था जो मैं होस्ट कर रहा हूँ. ये पहले शो के विजेता आप हैं. You have won 1 crore rupees. एंड मुझे पता है कि कितने परेशानी से आप गुजरे हैं. आई एम हैप्पी, आई फील ब्लेस्ड कि मैं आपको एक बार मिल चुका हूँ जहाँ आपने डांस किया है. मतलब 8 हफ्तों के लिए आप लगातार यू बीन गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. आई हैव टू से आपके बहुत फैंस हैं. विशिंग यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड एंड गॉड ब्लेस यू. बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा और बहुत अच्छा लगा ये देखकर क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है जिनको हम किसी तीसरे चौथे के घर पे जाके हम उनको देखते थे, उनकी फिल्में देखते थे, उनके जैसा करने की कोशिश करते थे और उन्होंने आज मतलब वीडियो शेयर की, कमेंट भी किया, तो दिल से बहुत अच्छा लग रहा है. जर्मनी के डॉर्टमंड में एक फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन किया. अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई देशों में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें ये खिलाड़ी भी शामिल हुए. इन खिलाड़ियों ने मैदान में ही घुटने टेक कर रंग भेद का विरोध किया. इससे पहले ये खिलाड़ी वहां मैच के लिए पहुंचे, लेकिन मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में घुटना टेक कर बैठ गए. खिलाड़ियों के साथ रेफरी और मैदान में मौजूद दूसरे स्टाफ ने भी ऐसा ही किया. विरोध के तौर पर सभी खिलाड़ी कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठे रहे, जिसके बाद मैच शुरू किया गया. जर्मनी में हालात सुधरने के साथ फुटबॉल समेत कई खेलों को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि मैदान में दर्शकों को आने की इजाजत अब भी नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे. ये वर्चुअल रैली सुबह 11 बजे होगी, जिसमें अमित शाह ममता सरकार के 9 साल की 9 खामियां गिनाएंगे. बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पिछले 2 दिन में बिहार और फिर ओडिशा को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित कर चुके हैं. 65,000 बूथों पर बंगाल बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को खास संदेश दिए हैं और इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है. बीजेपी का दावा है कि आज बंगाल में करीब 5 लाख लोग फोन और एलईडी स्क्रीन के जरिए अमित शाह को सुनेंगे. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में अमित शाह की ये वर्चुअल रैली काफी अहम मानी जा रही है. हाल ही में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल इकाई का फिर से गठन किया था. पिछले कुछ सालों में मॉनसून के दौरान मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर हुए हादसों से सबक लेते हुए रेलवे ने इस बार तैयारियां तेज कर दी. जानकारी के मुताबिक स्टेशनों पर भीड़ या किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रेलवे क्विक रिस्पांस टीमें बना रहा है. ये टीमें मुंबई के उन रेलवे स्टेशनों पर तैनात की जाएंगी जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती. इस टीम में रेलवे पुलिस फोर्स और महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान शामिल होंगे. बताया गया कि क्विक रिस्पांस की एक टीम में 15 से 20 जवानों को रखा जाएगा, जो स्टेशन पर पहुंचने वाले लोगों को भगदड़ से बचाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर तैनात रहेंगे. मानसून जो शुरू होने वाला है मुंबई में, उस दौरान स्टेशनों पर ना तो कोई भगदड़ मचे, ना ही कोई हादसा हो, इसलिए यह टीम लगातार तैनात रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहाड़ी इलाके में भीषण आग लगी है. गर्मी और तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैल गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर तक आग बुझाने के काम में लगी रहीं. लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने का काम शुरू हुआ. तस्वीरों में हेलीकॉप्टर पानी की बौछार के जरिए आग को काबू करते दिखाई दे रहे हैं. पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा राज्यसभा के लिए सुबह पर्चा भरेंगे. पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए सुबह पर्चा भरेंगे. कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली. दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज की कंप्यूटर लैब में आग लगने से कई जरूरी कागज जल गए. आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी. देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं. यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,553 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 88,528 हो गई है. इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीज की मौत भी हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3100 के आंकड़े को पार कर गया है. राज्य में अब तक 40,975 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं. वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गया है. मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,702 लोगों की मौत हुई है. केरल के कोल्लम में अमृता विश्व विद्यापीठम नाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने छात्रों के साथ मिलकर ऐसे 4 रोबोट बनाए
जो कोरोना से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। इन रोबोट को अलग अलग नाम दिए गए हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस के भी काम आ सकते हैं। और इन रोबोट में सबसे खास है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नाम के रोबोट को ड्रॉअर जैसा आकार दिया गया है। इसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीजों के संपर्क में आए बिना ही उन्हें खाना और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचा सकते हैं। This robot can be built and assembled within few weeks and it comes at a very cheaper rate of less than 25,000 rupees. पुलिस की मदद के लिए भी एक रोबोट बनाया गया है जिसे बोधी नाम दिया गया है। ये रोबोट लोगों पर नजर रखने में मददगार साबित हो सकता है। किसी खिलौने के जैसा दिखने वाला ये रोबोट 1 किलोमीटर तक चक्कर लगाकर निगरानी का काम कर सकता है। दावा है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना का खतरा कम किया जा सकता है। अमृता विश्व विद्यापीठम नाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कीटाणुओं को मारने के लिए भी एक रोबोट बनाया है। इस रोबोट को प्रभा नाम दिया गया। इसमें 55 वॉट की 3 लाइटें लगाई गई हैं जो अल्ट्रा वायलेट किरणों से किसी भी कमरे को डिसइंफेक्ट कर सकती हैं। अस्पतालों में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी मारुति नाम का रोबोट बनाया गया है। ये रोबोट व्हीलचेयर के मॉडल पर बना है। इसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी मरीज के संपर्क में आए बिना उसे आइसोलेशन वार्ड से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। कहा जा रहा है इन चारों रोबोट की कीमत 20 से 25 हजार तक के एक स्मार्टफोन की जितनी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देश में। अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़े को देखें तो कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के आंकड़े को पार कर गई है। करीब 10,000 रोज ऐसे 24 घंटों में मरीज सामने आ रहे हैं। और मौतों के आंकड़े को देखें तो पिछले 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ साथ 7,000 से ऊपर लोगों की कुल मौत अभी तक देश में हो चुकी है। और कुल केसेस भी बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 9,987 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की जो संख्या है वो काफ़ी वक्त से 10,000 के आसपास ही दिख रही है। और इसी के साथ देश के जो कोरोना पॉजिटिव संख्या है वो भी 2,66,598 हो गई है। यानी लगातार छठे दिन अगर हम देखें तो करीब 10,000 के करीब ये केस सामने आ रहे हैं 24 घंटों में। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, अगर हम 6 दिनों की बात करें तो 6 दिनों में हम देख रहे हैं लगातार 10,000 केस आ रहे हैं 24 घंटों में। बिल्कुल आपने सही कहा कि करीब 10,000 के आसपास ही ये मामले सामने आ रहे हैं। कुछ 10-5 केस ऊपर नीचे ही मामले आ रहे हैं। लेकिन आज का जो मामला है वो कल से 4 केस ज्यादा है। आज 9,987 मामले हैं जबकि 266 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट कल से थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 5-6 दिन से 10,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें पिछले 24 घंटे में जो ये केसेस हैं वो 10,000 के करीब ही सामने आ रहे हैं पिछले 6 दिन से। और पिछले 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हुई है। आज की ताजा खबर में इतना ही।